हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे हम स्टडी करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, वन इज एक्सटर्नल एंड अदर इज इंटरनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में कि आप उसको कैसे स्टडी करेंगे, कौन कौन से मॉडल हैं जिनके थ्रू आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट में बाइफिकेट करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट में बाइफिकेट करेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आज हम इसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है और आप उसको कैसे स्टडी करेंगे कि आप स्ट्रेटजिक अपनी अच्छे से बना सकें। समझ लेते हैं कि क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल एनालिसिस। External analysis is a process to identifying, analyzing, and evaluating factors outside the organization that influence its strategic decision and long-term performance. These factors are beyond the control of the firm but must be continuously monitored. तो एक्सटर्नल एनालिसिस में ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्म। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मॉनिटर करते हैं, बस देखते रहते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं, है ना। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं उनको भी बाद में स्टडी करेंगे। तो हमें ये लाइन याद रखनी है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्म होते हैं। एंड ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को पहचानना, थ्रेट क्या है, चैलेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ही कोविड आया है ना, कोविड आने के बाद जो जो इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट सिचुएशन चेंज हुई, किस तरीके से बिजनेस को रन किया जाए। तो एकदम से हमने सडन मूव किया किस तरफ, बात करें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, या बिजनेसेस ऑनलाइन ज़्यादा हो गए, है ना। तो किसी ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस को रीड किया और उन्होंने पाया कि इस टाइम जो ज़रूरत है वो किसकी है, ऐसे टूल्स की है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बिज़नेस को स्केल कर सकें। तो उन्हें इंटरनेट एज एन स्केल मिला, तो क्लासेस ऑनलाइन हो गए, बिजनेसेस ऑनलाइन रन करने लगे, है ना। जो वही सारी चीज़ें हैं कि आप मार्केट की जो कंडीशंस हैं उनको स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और, तो जैसे कि नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी की सडन बाद एक ज़रूरत महसूस हुई, कैश नहीं था मार्केट में, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एकदम से जो ऑनलाइन, आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट है, पेटीएम उसी टाइम ग्रो हुआ। वो कैसे हुआ कि उन्होंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस को पहचाना और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया और अपने बिजनेस को स्केल कर लिया। तो उन्होंने वहीं जो अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब कर लिया। अगर हम बात करें नेचर की, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डायनेमिक एंड अनसर्टेन। ये डायनेमिक होते हैं, अनसर्टेन, डायनेमिक हर टाइम चेंज होते रहते हैं, और अनसर्टेन होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। बस इनका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फर्म मस्ट अडेप्ट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल चेंजेस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएंगे। अगर आप जो एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को, तरीके को चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन लेके आया कि आप अगर इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी, और आप अगर रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो पेनल्टी नहीं लगेगी, या रूल्स को फॉलो करेंगे तो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना होता है। रोल इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एक्सटर्नल एनालिसिस का क्या रोल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी विद द इन्वायरमेंट, रिड्यूस environmental uncertainty, gain competitive advantage, improve long term survival. This is just for a knowledge thing, नॉट। बस हमें जो याद रखना है कि दीज आर द बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हमने वही लेवल जो हमने डिस्कस किया था, लेवल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज, वन इज मैक्रो। अब मैक्रो फैक्टर कौन, और वन इज मैक्रो एंड अदर इज माइक्रो, या फिर इंडस्ट्री फैक्टर भी बोलते हैं इनको। सो मैक्रो फैक्टर्स ये क्या होते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंटल कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेज। ये ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेज हैं दैट अफेक्ट्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी, दो द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट में भी वेरी। तो जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रन कर रही हैं, उन सबको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और उनका इम्पैक्ट
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट सबको डालते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेस्टल एनालिसिस का। अभी क्या होता है इनको हम आगे देखेंगे। फिर है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाता है। द इंडस्ट्री इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कॉम्पिटिशन विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, तो उसमें इंटेंस विद इन द इंडस्ट्री कैसा कंपटीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, एंट्री एंड एक्सिट बैरियर कैसे हैं। तो ये सब हम कहाँ पे करते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट में करते हैं, है ना। बस यहाँ पे क्या है कि ये भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, पार्सली कंट्रोल कह सकते हैं, पार्सली थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकती है इंडस्ट्री इन फैक्टर्स को, लेकिन लार्जली इनको भी इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री नहीं कर सकती, इनको भी बस वो रीड करती है। तो इसके लिए जो हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल का। तो देखो बेसिक डिफरेंस एक टेबल है कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो ब्रॉड लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालते हैं, और इंडस्ट्री या माइक्रो इन्वायरमेंट हो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। जनरल फोर्सेस, कम्पिटिटिव फोर्सेस अनकंट्रोलेबल, है ना, इनका कंट्रोल अनकंट्रोल्ड होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पार्सली मैनेज कर सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। मेन टूल पेस्टल एनालिसिस एंड 5 फोर्स मॉडल। तो अगर हम बात करें पेस्टल एनालिसिस की, तो ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है कि इनकी जो पेस्टल में जो डिफरेंट डिफरेंट की पी स्टैंड फॉर वॉट, ई स्टैंड फॉर वॉट, एस स्टैंड फॉर वॉट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेस्टल एनालिसिस में टी का मतलब क्या है ना। तो आपको इनकी पता रखना है आपको कि पी फॉर पोर्टल पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल इन्वायरमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, ई फॉर इन्वायरमेंटल, ठीक है, और एल फॉर लीगल। पहले ये पेस्ट स्टडी होती थी, सिर्फ 4 फोर्स को इंक्लूड करते थे हम, पी ई एस टी, इन चारों को ही। फिर बाद में क्या कि लीगल फ्रेमवर्क बढ़ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्रीज हो गए, फिर इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न आने लग गए कि कैसे करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, तो उनके साथ कैसे अलाइन किया जाए, तो फिर इसको मिला के ये पेस्टल एनालिसिस हो गया। और आपको इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वही है पी पी फॉर पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कंडीशन अफेक्टिंग द बिजनेस, जैसे कि टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, सब्सिडीज़ कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वहीं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री का, इसका मतलब क्या है कि वहाँ इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, बिजनेस ग्रोथ कैसी है, वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज लेवल कैसे हैं, तो ये सब कहाँ पे आएंगे, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएंगे। वहीं सोशल का मतलब क्या है, सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे हैं, वो सब आप स्टडी कहाँ करेंगे, सोशल इन्वायरमेंट में। देन टेक्निकल इन्वायरमेंट, जहाँ पर आप देखते हैं कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा है, इनोवेशन कैसे हैं वहाँ पे, है ना, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से पैसा लगाया जा रहा है, वहाँ पे ई कॉमर्स कैसे हैं, तो वो सब हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। फिर है इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंटल में आपके इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी। तो ये सब क्या है कि ये नए नए नॉर्म्स आ गए हैं, और इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को रन करना है ना। सो इंक्रीज कंप्लायंस, कॉस्ट, अफेक्ट ऑपरेटिंग एंड ब्रांड इमेज। जैसे कि अगर हम बात करें, यमुना नदी में नाले गिरा दिए जाते हैं ना, उनके अक्रॉस बहुत सारी इंडस्ट्री रन कर रही हैं, और उनका जो गंदा पानी आता है वो नाले में डाल दिया जाता है ना। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि गंदा पानी नाले में ना डाला जाए, तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना, कि किस तरीके से आपको वाटर को ट्रीट करने के बाद ही नदी में छोड़ा जाएगा जो वेस्ट वाटर है। तो वो सब कहाँ पे आते हैं, इन्वायरमेंटल सेक्शन में स्टडी करते हैं। फिर है लीगल आस्पेक्ट, जहाँ पे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, गवर्निंग बॉडीज जैसे लेबर लॉ के यहाँ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, इन सबको आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इन सबको जब आप स्टडी करते हैं तो इनके एनालिसिस से हमें पता पड़ता है कि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कितने अच्छे से रीड कर रहे हैं। फिर इसके बाद इंडस्ट्री लेवल पर अगर हम देखते हैं तो वो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल है, और पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में इनके क्या 5 फोर्सेज हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कम्पिटिटिव राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनके फोर्सेस हैं, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इनको बात करें, आप इसको देख लीजिएगा, ऑल दो मैंने काफ़ी मेंशन कर दिया है। जैसे कि थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू फर्म एंटरिंग इन द इंडस्ट्री। जब न्यू फर्म किसी भी इंडस्ट्री में इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कंपटीशन वहाँ पे हाई हो जाएगा, है ना। जैसे फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर,
बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के कस्टमर्स, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल हैं मार्केट में, एक जैसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो कस्टमर क्या करेगा, आपसे बार्गेन करेगा। और अगर ज़रा से भी प्राइस ऊपर नीचे हुए प्रोडक्ट किसी और ब्रांड से आपके, तो वो तुरंत स्विच कर जाएगा दूसरी ब्रांड की तरफ, है ना। तो ऐसे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करता है। एबिलिटी ऑफ बायर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड क्वालिटी, हायर बायर पावर फोर्स फर्म टू लोअर प्राइस और इम्प्रूव क्वालिटी। जब लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बायर होंगे और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो वो क्या करेंगे, आपसे बार्गेन कर पाएंगे और आपको अपनी प्राइस कम करनी होगी, क्वालिटी अच्छी करनी होगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। एबिलिटी ऑफ सप्लायर टू कंट्रोल इनपुट प्राइस और क्वालिटी। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, एबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द सेम नीड, सेम थिंग। कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, जो ऑलरेडी फर्म एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, उनके बीच में किस तरीके का कंपटीशन है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग फर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। और आपको ये फर्स्ट पोर्टर के जो 5 फोर्सेज हैं, ये ही याद आपको रखने हैं और इनका क्या मतलब है वो यहाँ पे मेंशन। कुछ अदर मेथड ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस हैं। ऑल्दो हमारे एग्जाम में सिर्फ जो सिलेबस है उसमें दो ही मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया गया है, तो मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। जैसे कि सॉर्ट एनालिसिस, आप सॉर्ट एनालिसिस का इस्तेमाल इंटरनल फोर्स एनालिसिस में भी करते हैं और एक्सटर्नल एनालिसिस में भी करते हैं ना, तो इनको इस्तेमाल दोनों में होता है। तो एक्सटर्नल का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में होता है। जब एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में हम बात करते हैं। फिर है इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ई टॉप, है ना। ई टॉप भी एक टूल है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने का। इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन सा मॉडल है जो यूज किया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने में, कि एक्सटर्नल या इंटरनल। तो वहाँ पर आपको 3-4 तरह के नाम दिए जाएंगे और ये शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारा इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल बोल देते हैं या फिर हम इसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बोल लेते हैं ना। यहाँ पर हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल बोल रहे हैं, जब मार्केटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू हम इसको देखेंगे। तो एक ये भी नाम पूछा गया है और इससे कई क्वेश्चन पूछे गए, चाहे इसे मार्केटिंग में रख के पूछ लीजिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू, तो इससे तो बहुत क्वेश्चन बने और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बात करते हैं तो 4 स्टेजेस उसमें होते हैं। इंट्रोडक्शन, एक हम जो ग्राफ स्टडी करते हैं इस तरीके से, है ना। तो पहला होता है प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन फेज, फिर आएगा ग्रोथ फेज, है ना, फिर मिच्योर हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज आ जाता है आपका प्रोडक्ट का। तो ये भी एक तरीका है आपको मार्केट रीड करने का। और ये एक टेबल है जो इस टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत अप्लाइड किस्म के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, अप्लाइड लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी होगी। तो अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इंट्रोडक्शन फेज में, तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट अवेयरनेस। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करेंगे, है ना। वही आपका अगर प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज में है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, है ना। तो वहाँ आप रिट्रेंचमेंट हार्वेस्ट करेंगे और अपनी तरफ अपनी तरफ जो आपके कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनको डिस्काउंट देंगे, गिफ्ट देंगे, है ना। तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको हम मार्केटिंग वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। आज हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।